आज की कहानी है प्रतिदिन। प्रीति अपने पड़ोस में रहने वाले वृद्ध दंपत्ति मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के आए दिन के आपसी झगड़ों से काफी हैरान परेशान थी। लेकिन एक दिन सहेली दीप्ति के घर मिसेस शर्मा को देखकर चौंक गई और वह दीप्ति से मिसेस शर्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा को दबा ना सकी। कहते हैं परिवर्तन ही जिंदगी है। सब कुछ वैसा ही नहीं रहता जैसा आज है या कल था। मौसम के हिसाब से दिन भी कभी लंबे और कभी छोटे होते हैं। पर उनके जीवन में यह परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्या उनकी जीवन रूपी घड़ी को कोई चाबी देना भूल गया, या बैटरी डालना जो उनकी जीवन रूपी घड़ी की सुई एक ही जगह अटक गई है? कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर घटा होगा उनके जीवन में जो उन्हें असामान्य किए रहता है और उनके अंदर की पीड़ा की गालियों के रूप में बौछार करता रहता है। मैं विचारों की इन्हीं भूल भलैयों में खोई हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी। हेलो। मैंने रिसीवर उठाया। हाय प्रीत, उधर से चहक भरी आवाज आई। क्या कर रही हो? वैसे मैं जानती हूँ कि तू क्या कर रही होगी। तू जरूर अपनी स्टडी मेज पर बैठी किसी कथा का अंश या कोई शब्द चित्र बना रही होगी। क्यों? ठीक कहा ना। जब तू इतना जानती है तो फिर मुझे खिजाने के लिए पूछा क्यों? मैंने गुस्से में उत्तर दिया। तुझे चिढ़ाने के लिए। यह कहकर हंसती हुई वह फिर बोली, मेरे पास बहुत ही मजेदार किस्सा है, सुनेगी? मेरी कमजोरी वह जान गई थी कि मुझे किस्से कहानियां सुनने का बहुत शौक है। फिर सुना ना। मैं सुनने को ललच गई। नहीं, पहले एक शर्त है कि तू मेरे साथ पिक्चर चलेगी। बिल्कुल नहीं, मुझे तेरी शर्त मंजूर नहीं। रहने दे किस्सा विस्सा। मुझे नहीं सुनना कुछ, और ना ही कोई बकवास फिल्म देखने जाना। अच्छा सुन, अब अगर कुछ देखने का मन करे तो वही देखने जाना पड़ेगा ना जो बन रहा है। मेरा तो कुछ भी देखने का मन नहीं है, पर मेरा मन तो है ना। नई फिल्म आई है, बैंड इट लाइक बेकहम। सुना है सपोर्ट वाली फिल्म है। तू भी पसंद करेगी। थोड़ा खेल, थोड़ा फन, थोड़ी बेटियों को माँ की डांट। मजा आएगा यार। मैंने टिकटें भी खरीद ली हैं। आकर मम्मी से पूछ ले फिर। मैंने डोर ढीली छोड़ दी। मैंने मन में सोचा, सहेली भी तो ऐसी वैसी नहीं कि उसे टाल दूं। फोन करने के थोड़ी देर बाद वह दंदनाती हुई पहुंच जाएगी। आते ही सीधे मेरे पास नहीं आएगी, बल्कि मम्मी के पास जाएगी। उन्हें बटर लगाएगी। रसोई से आ रही खुशबू से अंदाज़ा लगाएगी कि आंटी ने क्या पकाया होगा। फिर मांग कर खाने बैठ जाएगी। तब आएगी असली मुद्दे पर। आंटी, आज हम पिक्चर जाएंगे। मैं प्रीति को लेने आई हूँ। सप्ताह में एक दिन तो घर बैठकर आराम कर लिया करो। रोज रोज थकती नहीं बस ट्रेनों के धक्के खाते। मम्मी टालने के लिए यही कहती हैं। थकती क्यों नहीं, पर एक दिन भी आउटिंग ना करें तो हमारी जिंदगी बस एक मशीन बनकर रह जाए। आज तो बस पिक्चर जाना है और कहीं नहीं। शाम को सीधे घर। रविवार तो है ही हमारे लिए पूरा दिन रेस्ट करने का। अच्छा बाबा जाओ, बिना गए थोड़े मानोगी। मम्मी भी हथियार डाल देती हैं। फिर पिक्चर हॉल में दीप्ति एक एक सीन को बड़ा आनंद ले लेकर देखती और मैं बैठी बोर होती रहती। पिक्चर खत्म होने पर उसे उम्मीद होती कि मैं पिक्चर के बारे में अपनी कुछ राय दूं, पर अच्छी लगे तब तो कुछ कहूं। मुझे तो लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूं। जब से हम इस कस्बे में आए हैं, पड़ोसियों के नाम पर अजीब से लोगों का साथ मिला है। हर रोज उनकी आपसी लड़ाई को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। कब्र में पैर लटकाए बैठे ये वृद्ध दंपति पता नहीं किस बात की खींचातानी में जुटे रहते हैं। बैक गार्डन से देखें तो अक्सर ये बड़े प्यार से बातें करते हुए एक दूसरे की मदद करते नजर आते हैं। यही नहीं, ये एक दूसरे को बड़े प्यार से बुलाते भी हैं और पूछ कर नाश्ता तैयार करते हैं। तब इनके चेहरे पर रात की लड़ाई का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। हर रोज दिन की शुरुआत के साथ वृद्धा बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती। माथे पर बड़ी गोल सी बिंदी, बालों में लाल रिबन, चमचमाता सूट, जैकेट और एक हाथ में कबूतरों को डालने के लिए दाने वाला बैग और दूसरे हाथ में छड़ी। धीरे धीरे कदम रखते हुए बाहर निकलती हैं। 2-3 घंटे बाद जब वृद्धा की वापसी होती है तो एक बैग की जगह उनके हाथ में 3-4 बैग होते हैं। बस स्टॉप से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है।
अतः वह किसी न किसी को सामान घर तक छोड़ने के लिए मना लेती। शायद उनका यही काम उनके पति के क्रोध में घी का काम करता। और शाम ढलते ढलते उन पर शुरू होती पति की गालियों की बौछार। गालियां भी इतनी अश्लील कि आजकल अनपढ़ भी उस तरह की गाली देने से परहेज करते हैं। यह नित्य का नियम था उनका। हमारी आंखों देखा, कानों सुना। हम जब भी शाम को खाना खाने बैठते तो उधर से भी शुरू हो जाता उनका कार्यक्रम। दीवार की दूसरी ओर से पुरुष वजनदार अश्लील गालियों का विशेषण जोड़कर पत्नी को कुछ कहता, जिसका दूसरी ओर से कोई उत्तर ना आता। मम्मी बहुत दुखी स्वर में कहती, छी छी, ये कितने असभ्य लोग हैं, इतना भी नहीं जानते कि दीवारों के भी कान होते हैं। दूसरी तरफ कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। मम्मी चाहती थी कि हम भाई बहनों के कानों में उनके अश्लील शब्द ना पड़ें, इसीलिए वह टेलीविज़न की आवाज़ ऊंची कर देती। खाने के बाद जब मम्मी रसोई साफ करती और मैं कपड़ा लेकर बर्तन सुखाकर अलमारी में सजाने लगती, तो मेरे लिए यही समय होता था उनसे बात करने का। मैं पूछती, मम्मी आप तो दिन भर घर में ही रहती हैं, कभी पड़ोस वाली आंटी से मुलाकात नहीं हुई? तुम्हें तो पता ही है इस देश में हम भारतीय भी गोरों की तरह कितने रिजर्व हो गए हैं। मम्मी उत्तर देती, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों डिप्रेशन के शिकार हैं। बोलते समय वे अपना होश गवा बैठते हैं। कहते हैं ना मम्मी, कहने सुनने से मन का बोझ हल्का होता है। मैं अपना ज्ञान बघारती। कुछ दिन बाद दीप्ति के यहाँ प्रीति भोज का आयोजन था और वह मुझे व मम्मी को बुलाने आई, पर मम्मी को कहीं जाना था, इसीलिए वह नहीं जा सकी। यह पहला मौका था कि मैं दीप्ति के घर गई थी। उसका बड़ा सा घर देखकर मन खुश हो गया। मेरे 2.5 कमरे के घर की तुलना में उसका 4 डबल बेडरूम का घर मुझे बहुत बड़ा लगा। इसमें आश्चर्य से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि एक और अचानक मेरी नज़र ड्राइंग रूम के कोनों में बैठी अपनी पड़ोसन पर चली गई। मैं अपनी जिज्ञासा रोक न पाई और दीप्ति के पास जाकर पूछ बैठी, वह वृद्ध महिला जो उधर कोने में बैठी हैं, तुम्हारी कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, पापा के किसी दोस्त की पत्नी हैं। इनकी बेटी ने जिस लड़के से शादी की है वह हमारी जाति का है। इनका दिमाग कुछ ठीक नहीं रहता, इस कारण बेचारे अंकल जी बड़े परेशान रहते हैं। पर तू क्यों जानना चाहती है? मेरी पड़ोसन जो हैं, इनका दिमाग ठीक क्यों नहीं रहता? इसी गुत्थी को तो मैं इतने दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रही थी। अतः दोबारा पूछा, बताना क्या परेशानी है इन्हें? अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके दीप्ति बोली, अभी पागल है क्या? पहले मेहमानों को तो निपटा लें, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। 2-3 घंटे बाद दीप्ति को फुर्सत मिली। मौका देखकर मैंने अधूरी बात का सूत्र पकड़ते हुए फिर पूछा, तो क्या परेशानी है उन दंपति को? अरे वही जो घर घर की कहानी है। दीप्ति ने बताना शुरू किया। हमारे भारतीय समाज को पहले जो बातें मरने या मार डालने को मजबूर करती थी और जिन बातों के चलते वे बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते थे, उन्हीं बातों को ये अभी तक सीने से लगाए घूम रहे हैं। आजकल तो समय बहुत बदल गया है, लोग ऐसी बातों को नज़रअंदाज करने लगे हैं। मैंने अपना ज्ञान बघारा। तू ठीक कहती है, नई पुरानी पीढ़ी का आपस में तालमेल हमेशा से कोई उत्साहजनक नहीं रहा। फिर भी हमें ज़माने के साथ कुछ तो चलना पड़ेगा, वरना तो हम हीन भावना से पीड़ित हो जाएंगे। कहकर दीप्ति सांस लेने के लिए रुकी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, जब हम भारतीय विदेश में आए तो बस धन कमाने के सपने देखने में लग गए। बच्चे पढ़ लिखकर अच्छी डिग्रियां लेंगे, अच्छी नौकरियां हासिल करेंगे, अच्छे घरों से उनके रिश्ते आएंगे। हम यह भूल ही गए कि यहाँ का माहौल हमारे बच्चों पर कितना असर डालेगा। इसी की तो सज़ा भुगत रहा है हमारा समाज। दीप्ति बोली, इनके 2 बेटे, 1 बेटी है। तीनों ऊंचे ओहदों पर लगे हुए हैं और अपने अपने परिवार के साथ आनंद से रह रहे हैं, पर उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। हुआ यूं कि इन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए अपनी बिरादरी की एक सुशील लड़की देखी थी। बड़ी धूमधाम से रिंग सेरेमनी हुई, मूवी बनी। लड़की वालों ने 200 व्यक्तियों के खाने पीने पर दिल खोलकर खर्च किया। लड़के ने इस शादी के लिए बहुत मना किया था,
पर माँ ने एक न सुनी और धमकी देने लगी कि अगर मेरी बात न मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे को मानना पड़ा। बेटे ने कनाडा में नौकरी के लिए आवेदन किया था। नौकरी मिल गई तो वह चुपचाप घर से खिसक गया। वहां जाकर फोन कर दिया, मम्मी, मैंने कनाडा में ही रहने का निर्णय लिया है और यहीं अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर बसाऊंगा। आप लड़की वालों को मना कर दें। माँ बाप के दिल को तोड़ने वाली यह पहली चोट थी। लड़की वालों को पता चला तो आकर उन्हें काफी कुछ सुना गए। बिरादरी में तो जैसे इनकी नाक ही कट गई। अंकल ने तो बाहर निकलना ही छोड़ दिया, लेकिन आंटी उसी ठाट बाट से निकलती। आखिर लड़के की माँ होने का कुछ तो गुरूर उनमें होना ही था। इधर छोटे बेटे ने भी किसी ईसाई लड़की से शादी कर ली। अब रह गई बेटी। अंकल ने उससे पूछा, बेटी तुम भी अपनी पसंद बता दो, हम तुम्हारे लिए लड़का देखें या तुम्हें भी अपनी इच्छा से शादी करनी है। इस पर वह बोली कि पापा, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ाई करने के बाद इस बारे में सोचूंगी। फिर क्या सोचेगी? इसके पापा ने कहा, फिर तो नौकरी खोजेगी और अपने पैरों पर खड़ी होने के बारे में सोचेगी। तब तक तुझे भी कोई मनपसंद साथी मिल जाएगा और कहेगी कि उसी से शादी करनी है। आजकल की पीढ़ी देश देशांतर और जाति पाति को तो कुछ समझती नहीं, बल्कि बिरादरी के बाहर शादी करने को एक उपलब्धि समझती है। इसी बीच दीप्ति की मम्मी कब हमारे लिए चाय रख गई पता ही नहीं चला। मैंने घड़ी देखी, 5 बज चुके थे। अरे, मैं तो मम्मी को 4 बजे आने को कहकर आई हूँ। अब खूब डांट पड़ेगी। कहानी अधूरी छोड़ उससे विदा लेकर मैं घर चली आई। कहानी के बाकी हिस्से के लिए मन में उत्सुकता तो थी, पर घड़ी की सुई की सी रफ्तार से चलने वाली यहाँ की जिंदगी का मैं भी एक हिस्सा थी। अगले दिन काम पर ही कहानी के बाकी हिस्से के लिए मैंने दीप्ति को लंच टाइम में पकड़ा। उसने वृद्ध दंपत्ति की कहानी का अगला हिस्सा जो सुनाया वो इस प्रकार है। मिसेस शर्मा यानी मेरी पड़ोसन वृद्धा कहीं भी विवाह शादी का धूम धड़ाका या रौनक सुन लें, देख लें तो बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागलों की तरह व्यवहार करने लगती हैं। आस पड़ोस को बीच सड़क पर खड़ी होकर गालियां देने लगती हैं। यह भी कारण है कि अंकल का हर दम घर में ही बैठे रहने का। दीप्ति ने बताया, एक बार पापा ने अंकल को सुझाया था कि आप रिटायर तो हो ही चुके हैं, क्यों नहीं कुछ दिन के लिए इंडिया घूम आते या भाभी को ही कुछ दिनों के लिए भेज देते। कुछ हवा पानी बदलेगा, अपनों से मिलेंगी तो इनका मन खुश होगा। यह भी करके देख लिया है। बड़े मायूस होकर शर्मा अंकल बोले थे, चाहता तो था कि इंडिया जाकर बसेरा बनाऊं, मगर वहां अब है क्या हमारा। भाई भतीजों ने पिता से यह कहकर सब हड़प लिया कि छोटे भैया को तो आप बाहर भेजकर पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। वहाँ हमारा अब जो छोटा सा घर बचा है वह भी रहने लायक नहीं है। 4 साल पहले जब मेरी पत्नी सुमित्रा वहाँ गई थी तो घर की खस्ता हालत देखकर रो पड़ी थी। उसी घर में विवाह कर आई थी। भरा पूरा घर, सास ससुर, देवर जेठ, नंदों की गहमा गहमी। अब क्या था, सिर्फ खंडर, कबूतरों का बसेरा। बड़ी भाभी ने सुमित्रा का खूब स्वागत किया। सुमित्रा को शक हुआ था कि यह अकारण ही मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं। पर सुमित्रा यह जांचने के लिए कि देखती हूँ वह कौन सा नया नाटक करने जा रही हैं, खामोश बनी रही। फिर एक दिन कहा कि दीदी, किसी सफाई वाली को बुला दो। अब आई हूँ तो घर की थोड़ी साफ सफाई करवा जाऊँ। सफाई भी हो जाएगी, पर मैं तो सोचती हूँ कि तुम किसी को घर की चाबी दे जाओ तो तुम्हारे पीछे घर को हवा धूप लगती रहेगी। भाभी ने अपना विचार रखा था। सुमित्रा मेरी सलाह लिए बिना भाभी को चाबी दे आई। आकर भाभी की बड़ी तारीफ करने लगी। चूंकि इसका अभी तक चालाक लोगों से वास्ता नहीं पड़ा था, इसीलिए भाभी इसे बहुत अच्छी लगी थी। पर भाभी क्या बला है यह तो मैं ही जानता हूँ। वैसे मैंने इसे पिछली बार जब इंडिया भेजा था तो वहाँ जाकर इसका पागलपन का दौरा ठीक हो गया था, लेकिन इस बार रिश्तेदारों से मिलकर 1 महीने में ही वापस आ गई। पूछा तो बोली, रहती कहाँ? बड़ी भाभी ने किसी को घर की चाबी दे रखी थी। कोई बैंक का कर्मचारी वहाँ रहने लगा था। सुमित्रा आगे बताने लगी कि भाभी यह जानकर कि हम
यहीं आकर रहेंगे। खुश नहीं हुई, बल्कि कहने लगी, जानती हो कितनी महंगाई हो गई है। एक मेहमान के चाय पानी पर ही 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर वह उठी और अंदर से कुछ कागज ले आई। सुमित्रा के हाथ में पकड़ाते हुए कहने लगी कि यह तुम्हारे मकान की रिपेयरिंग का बिल है, जो किराएदार दे गया है। मैंने उससे कहा था कि जब मकान मालिक आएंगे तो सारा हिसाब करवा दूंगी। 14-15 हज़ार का खर्चा था, जो मैंने भर दिया। रात खाने पीने के बाद देवरानी व जेठानी एक साथ बैठी तो यहाँ वहाँ की बातें छिड़ गईं। सुमित्रा कहने लगी कि दीदी, यहाँ भी तो लोग अच्छा कमाते खाते हैं, नौकर चाकर रखते हैं और बड़े मज़े से ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ तो सब काम हमें अपने हाथ से करना पड़ता है। दुख तकलीफ में भी कोई मदद करने वाला नहीं मिलता। किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि किसी बीमार की जाकर खबर ले आए। भाभी का जला दिल और जल उठा। वह बोली कि सुमित्रा, हमें भरमाने की बातें तो मत करो। एक तुम ही तो विलायत होकर नहीं आई हो, और भी बहुत लोग आते हैं, और वहाँ का जो यशोगान करते हैं उसे सुनकर दिल में टीस सी उठती है कि आपने विलायत रहकर भी अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया। सुमित्रा ने बात बदलते हुए पूछा कि दीदी, उस सुनंदा का क्या हाल है जो यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल थी। इस पर बड़ी भाभी बोली, अरे मज़े में है। बच्चों की शादी बड़े अमीर घरों में कर दी है, खुद रिटायर हो चुकी है। धन कमाने का उसका नशा अभी भी नहीं गया है। घर में बच्चों को पढ़ाकर दौलत कमा रही है। पूछती तो रहती है तेरे बारे में, कल मिल आना। अगले दिन सुमित्रा से सुनंदा बड़ी खुश होकर मिली। उल्हाना भी दिया कि इतने दिनों बाद गांव आई हो, पर आज मिलने का मौका मिला है, आज भी मत आती। सुनंदा के उल्हाने के जवाब में सुमित्रा ने कहा, लो चली जाती हूँ। यह तो समझती नहीं कि बाहर वालों के पास समय की कितनी कमी होती है। रिश्तेदारों से मिलने जाना, उनके संदेश पहुंचाना, घर में कोई मिलने आ जाए तो उसके पास बैठना, वह उठकर जाए तो व्यक्ति कोई दूसरा काम सोचे। बस बस रहने दे अपनी सफाई। सुनंदा बोली, इतने दिनों बाद आई है, कुछ मेरी सुन कुछ अपनी कह। आव भगत के बाद सुनंदा ने सुमित्रा को बताया, तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारा घर अपना कहकर किराए पर चढ़ाया है। 1200 रुपये महीना किराया लेती है और गांव मोहल्ले में सबसे कहती फिरती है कि सुमित्रा और देवर जी तो इधर आने से रहे। अब मुझे ही उनके घर की देखभाल करनी पड़ रही है। सुमित्रा पिछली बार खुद ही मुझे चाबी दे गई थी। फिर आगे बोली, मुझे लगता है कि उसकी निगाह तुम्हारे घर पर है। तभी भाभी मुझसे कह रही थी कि जिस विलायत में जाने को हम यहाँ गलत सही तरीके अपनाते हैं, उसी को तुम ठुकरा कर आना चाहती हो। तेरे भले की कहती हूँ, ऐसी गलती मत करना सुमित्रा। सुनंदा बोली, मैंने अपनी बहन समझकर जो हकीकत है बता दी। जो भी निर्णय लेना ठंडे दिमाग से सोच कर लेना। मुझे तो खुशी होगी अगर तुम लोग यहाँ आकर रहो। बीते दिनों को याद करके खूब आनंद लेंगे। सुनंदा से मिलकर सुमित्रा आई तो घर में उसका दम घुटने लगा। वह 2 महीने की जगह 1 महीने में ही वापस लंदन चली आई। विनोद भाई, तुम ही कोई रास्ता सुझाओ कि क्या करूं। इधर से सब बेचकर इंडिया रहने की सोचूं तो पहले तो घर से किराएदार नहीं उठेंगे, दूसरे कोई जगह लेकर घर बनाना चाहूँ तो वहाँ कितने दिन रह पाएंगे। बच्चों ने तो उधर जाना नहीं, यहाँ अपने घर में तो बैठे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। वहाँ तो किसी काम से भी बाहर निकलो तो जासूस पीछे लग लेंगे। तुम जान ही नहीं पाओगे कि कब मौका मिलते ही तुम पर कोई अटैक कर दे। यहाँ का कानून तो सुनता है, कमी तो बस इतनी ही है कि अपनों का प्यार, उनके 2 मीठे बोल सुनने को नहीं मिलते। बात तो तुम्हारी सही है, थोड़े सुख के लिए ज्यादा दुख उठाना तो समझदारी नहीं। यहीं अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करो, विनोद ने उन्हें समझाया था। अब जब सारी उम्र खून पसीना बहाकर यहीं गुजार दी, टैक्स देकर रानी का घर भर दिया, अब पेंशन का सुख भी इधर ही रहकर भोगेंगे। जिस देश की मिट्टी पानी ने आधी सदी तक हमारे शरीर का पोषण किया, उसी मिट्टी को हक है हमारे मरने के बाद इस शरीर की मिट्टी को अपने में समेटने का। और फिर अब तो यहाँ की सरकार ने भारतीयों के लिए अस्थि विसर्जन की सुविधा भी शुरू कर दी है। विनोद, मैं तो सुमित्रा को समझा समझा कर हार गया, पर उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं।
एक बार बड़े बेटे ने फ़ोन क्या कर दिया कि मम्मी आप दादी बन गई हैं और एक बार अपने पोते को देखने आओ ना। बस कनाडा जाने की रट लगा बैठी है। वह नहीं समझती कि बेटा ऐसा करके अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता है। मैं कहता हूँ कि उसे पोते को तुमसे मिलाने को इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं यहाँ आ जाता। तुम ही बताओ दोस्त, जिसने हमारी इज्जत की तनिक परवाह नहीं की, अच्छे भले रिश्ते को ठुकराकर गोरी चमड़ी वाली से शादी कर ली, वह क्या जीवन के अनोखे सुख दे देगी इसे जो अपनी बिरादरी वाली लड़की न दे पाती। देखना, एक दिन ऐसा धत्ता बत्ता कर जाएगी कि दिन में तारे नजर आएंगे। यार, मैंने सुना है कि तुम भाभी को बुरा भला भी कहते रहते हो। क्या इस उम्र में यह सब तुम्हें शोभा देता है? एक दिन विनोद ने शर्मा जी से पूछा था। क्या करूं, जब वह सुनती ही नहीं। घर में सब सामान होते हुए भी फिर वही उठा लाती है। शाम होते ही खाना खा ऊपर जाकर जो एक बार बैठ गई तो फिर कुछ नहीं सुनेगी। कितना पुकारूं सिर खपाऊं पर जवाब नहीं देती, जैसे बहरी हो गई हो। फिर एक पैग पीने के बाद मुझे भी होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरी कहानी सुनाते सुनाते दीप्ति को लंच की छुट्टी का भी ध्यान न रहा। घड़ी देखी तो 5 मिनट ऊपर हो गए थे। दोनों ने भागते हुए जाकर बस पकड़ी। घर पहुंचते पहुंचते मेरे मन में पड़ोसन आंटी के प्रति जो क्रोध और घृणा के भाव थे, सब गायब हो चुके थे। धीरे धीरे हम भी उनके नित्य का शब्द कीर्तन सुनने के आदी होने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।